Welcome to Nursing Arena. Myself Kamal, and today's topic is electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy को हम ECT या सोमेटिक थेरेपी या फिर शॉक थेरेपी के नाम से भी हम जानते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसको जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो ल्यूसियो बीनी एंड ईगो चार्लेटी के द्वारा अप्रैल 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या वो लोग क्या करते थे कि इलेक्ट्रिक करंट को देकर आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस करते थे। इलेक्ट्रिक करंट को देके आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस करते थे और उन सीजर को अपन कहते हैं ग्रैंड सीजर। उन सीजर को कहते थे ग्रैंड सीजर। उस टाइम में, पुराने टाइम में ग्रैंड सीजर के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो उनको हम टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। टोनिक क्लोनिक सीजर के नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी थी वो बिल्कुल भी पेनलेस थी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी थी वो पेनलेस थी, उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता था। ये पेनलेस थेरेपी थी, ठीक है। अब जब कभी भी सीजर प्रोड्यूस होते थे तो आदमी कुछ टाइम के लिए अपनी कॉन्शियसनेस खो देता था और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता था वो बहुत ही ज्यादा वाइग्रस, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता था, जिसके कारण जो स्ट्रॉन्ग बोन है जैसे कि ह्यूमरस, फीमर, उनका फ्रैक्चर हो जाता था, चीजें डिसलोकेट हो जाती थी, है ना। तो ये सब कुछ होता था जब नई नई इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब 1938 का जो दौर है उस दौरान। अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये इसके लिए क्या करते थे, ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता था। ब्रेन को स्टिमुलेट किसे करेंगे, ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोड के द्वारा ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है और इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट या तो बाइलेटरली होता है या फिर यूनिलेटरली होता है। अगर बाइलेटरली अपन करते हैं, अगर बाइलेटरली अपन इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे तो बाइलेटरली या तो हम बाईफ्रंटल करेंगे, या तो जो फ्रंटल लोब है उसके दोनों साइड, या फिर बाई टेम्पोरल करेंगे, या फिर जो टेम्पोरल लोब है उसके दोनों साइड में हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे और उससे उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस करेंगे, जो कि दो फेज में होता है, क्लोनिक टोनिक फेज में। और यूनिलेटरल में क्या करेंगे, यूनिलेटरल अगर अपन प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोड, तो यूनिलेटरल में एक ही साइड में अपन प्लेस करते हैं, एक ही साइड में अपन इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किया जाता है। और एक साइड का यहाँ मतलब यह है कि नॉन डोमिनेंट साइड पेशेंट है, उसकी जो नॉन डोमिनेंट साइड है उस साइड में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। अब नॉन डोमिनेंट साइड क्या होती है, नॉन डोमिनेंट साइड, साइड का मतलब होता है, नॉन डोमिनेंट साइड का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड आदमी के राइट साइड में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो राइट हैंडेड आदमी है उसका राइट साइड नॉन डोमिनेंट है, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उसका लेफ्ट साइड नॉन डोमिनेंट है। अब पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज होता है 70 टू 120 वोल्ट का, और जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.7 से 1.5 सेकेंड, 0.7 से 1.5 सेकेंड तक करंट को दिया जाता है। और जो करंट की इंटेंसिटी है वो होती है 200 से लेकर 1600 मिली एम्पियर। 200 से 1600 मिली एम्पियर का करंट हम लोग देते हैं। अब टाइप्स क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के दो टाइप है, ईसीटी के दो टाइप है। एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है मॉडिफाइड। डायरेक्ट जब नई नई इसकी खोज हुई थी 1938 से लेके 1950 तक का जो टाइम पीरियड था, 1938 से लेकर 1950 तक का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में डायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती थी। उस पर्टिकुलर टाइम में डायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती थी। डायरेक्ट का मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार का एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मतलब बगैर मसल रिलैक्सेंट, बगैर एनेस्थीसिया के इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती थी। जिससे क्या होता था, जिससे ज़्यादातर पेशेंटों में फ्रैक्चर देखने को मिलता था, डिसलोकेशन देखने को मिलता था,
टंग बाइट के केसेस है, लिप्स एब्रेशन के केसेस हमें देखने को मिलते थे, है ना। डायरेक्ट ईसीटी देने से आदमी टूट फूट जाता था, है ना। उसके जबड़े डिसलोकेट हो जाते थे, उसके शोल्डर, मैंडिबल सब हिल जाते थे, ठीक है ना। जबड़े जॉइंट सारे हिल जाते थे। तो जबड़े जॉइंट्स को हिलने से बचाने के लिए, फ्रैक्चर को रोकने के लिए 1950 के बाद में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो ईसीटी दी जाती थी उसे हम मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। और इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर दिया इन्होंने, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए एक एजेंट देने, एक ड्रग देने लग गए और जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करने लग गए। मसल रिलैक्सेंट देने लगे और जनरल एनेस्थीसिया देकर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने लग गए, जिसको कि मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो मैक्सिमम वीक में 3 बार अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं, और कुछ एक केसेस में एज पर इंडिकेशन हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। टोटल नंबर की बात करें तो 6 से 10 तक दी जाती है, और मैक्सिमम नंबर है 25 तक भी कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि कुछ कुछ केसेस में 25 तक शॉक भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोड पॉइंट। इलेक्ट्रोड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोड पॉइंट में कहाँ पे इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है जो मिड पॉइंट ऑफ ट्रेगस ऑफ ईयर और लेटरल कैंथस ऑफ आई, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किया जाता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ट्रेगस ऑफ ईयर से लेके लेटरल कैंथस ऑफ आई है, वहां पे इलेक्ट्रोड को हम प्लेस करेंगे, चाहे यूनिलेटरल करे चाहे बाई लेटरल अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे। और जो सीजर्स होंगे वो किस तरह के सीजर होंगे, 2 फेज में होंगे, है ना। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टोनिक फेज होती है और क्लोनिक फेज होती है। जो टोनिक फेज होती है उसका टाइम पीरियड होता है 10 से 15 सेकेंड, और क्लोनिक फेज होती है वो होती है 30 से 60 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। इंडिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन में अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को सजेस्ट किया जाता है। तो पहली कंडीशन है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि सुसाइड का रिस्क है जो बढ़ जाता है। तो सुसाइड को रोकने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 15% जो पेशेंट है जो सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, उनकी डेथ है जो सुसाइड से हो जाती है, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए सीवियर डिप्रेशन में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। और इसको देने के बाद ये देखा गया है कि थेरेपी देने के बाद में पेशेंट बहुत ही अच्छा फील करता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं, और कुछ पेशेंट है जो रिकवर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूपोर। स्टूपोर एक ऐसी कंडीशन है, स्टूपोर की कंडीशन में भी अपन ईसीटी देते हैं। स्टूपोर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी मोशनलेस हो जाता है, आदमी हिलना डुलना बंद कर लेता है, प्लस म्यूट हो जाता है, चुपचाप रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, ठीक है। किसी प्रकार का मूवमेंट शो नहीं करता है, कोई बात अपने मुंह से बोलता नहीं है। अगर आदमी इसी कंडीशन में है, ठीक है, स्टूपोर की कंडीशन में, तो उसमें भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। पुअर इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड फूड, अगर आदमी ने खाना पीना छोड़ दिया है उस कंडीशन में भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। और अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स टू ड्रग, अगर पेशेंट डिप्रेशन से जूझ रहा है और ड्रग्स का, मेडिसिन का अगर कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट अपने को नजर नहीं आ रहा है पेशेंट के ऊपर, उस कंडीशन में भी अपन ईसीटी देंगे, जिससे कि आदमी रेस्पॉन्ड करने लग जाएगा, ठीक है। मेलनकोलिया की एक कंडीशन होती है, ये भी डिप्रेशन से रिलेटेड ही है। जो मेलनकोलिया है, मेलनकोलिया की कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। मेलनकोलिया में सिम्टम्स सारे डिप्रेशन वाले ही होते हैं, डिप्रेशन की तरह ही होते हैं, बट ये ज़्यादा क्या होता है, सिम्टम्स की जो फॉर्म है वो सीवियर फॉर्म होती है, सिम्टम्स है वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म के पाए जाते हैं मेलनकोलिया में। बाकी तो ये है डिप्रेशन की तरह ही, ठीक है ना। फिर डिप्रेसिव इलनेस विथ निहिलिस्टिक और पैरानोइड डेल्यूजन।
अगर डिप्रेशन है, निहिलिस्टिक डिप्रेशन की कंडीशन में आदमी चला गया है, पैरानोइड डेल्यूजन आने लग गए हैं, उस कंडीशन में भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। निहिलिस्टिक कंडीशन क्या है? निहिलिस्टिक का मतलब है कि आदमी को लगता है कि आसपास की चीजों का अस्तित्व है ही नहीं, नील हो गया उसके आसपास में। आदमी को ऐसा फील होता है कि ही हैज नो हार्ट। ठीक है, पेशेंट को लगता है कि उसके अंदर हार्ट ही नहीं है, उसको लगता है कि उसके आसपास कोई दुनिया ही नहीं है और किसी चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी जो कंडीशन है वो निहिलिस्टिक कहलाएगी। तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। पैरानोइड डेल्यूजन है अगर डिप्रेशन की कंडीशन में, पैरानोइड डेल्यूजन अगर है पेशेंट को, तो पैरानोइड डेल्यूजन में भी अपन क्या करेंगे, ईसीटी देंगे। पैरानोइड डेल्यूजन का मतलब है, पैरानोइया का मतलब होता है सस्पिशियसनेस। ठीक है, डेल्यूजन है ये क्या है, थिंकिंग से जुड़ा डिसऑर्डर है जिसमें फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाती है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाती है, आदमी को गलत फहमी हो जाती है चीज़ों को लेके, आदमी वहम पाल लेता है और बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये अगर सिम्टम्स डिप्रेशन में दिख रहा है कि पैरानोइड डिल्यूजन है डिप्रेशन के साथ साथ में, तब भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे। आदमी निहिलिस्टिक हो गया है, आदमी में मेलनकोलिया के सिम्टम्स आ गए हैं, या फिर आदमी की ड्रग्स है जो ढंग से काम नहीं कर रही है, या आदमी डिप्रेशन के साथ साथ में स्टूपोर में चला गया है, या सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, तो इन सभी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है वो है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि सीजोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स का मतलब है कि हेलुसिनेशन है, डेल्यूजन है, वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, आदमी की इंसाइट है जो एब्सेंट हो जाती है, जजमेंट है जो इंटैक्ट नहीं रहता है, इसलिए सीजोफ्रेनिया में भी देते हैं। अब सीजोफ्रेनिया में कौन से टाइप में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये देखा गया है कि जो केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है, जो केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है, उसमें सबसे ज़्यादा गुड प्रोग्नोसिस देखने, उसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है, और सबसे कम रिकवरी देखने को जो मिली है वो सीजोफ्रेनिया का एक टाइप है हेबेफ्रेनिक। हेबेफ्रेनिक जो सीजोफ्रेनिया है उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते ही नहीं है, या दी तो भी उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका जो प्रोग्नोसिस है, उसकी रिकवरी रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है ना। तो सीजोफ्रेनिया में भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि साइकोटिक सिम्टम्स को काबू करना होता है, इस वजह से देते हैं। इसके अलावा केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से हम देते हैं, और हेबेफ्रेनिक में हम देते नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेनिया की कंडीशन में। मेनिया क्या है? मेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है, आदमी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एसाल्टिव हो जाता है, आदमी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करने लग जाता है, आदमी का बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा या फिर एसाल्टिव हो जाएगा, आदमी बहुत ज़्यादा झगड़े करने लग जाता है। इसलिए क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को काबू करने के लिए कि आदमी बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो गया, बहुत ज़्यादा उद्यम मचा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, ईसीटी देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है ऑर्गेनिक साइकोसिस की कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। ऑर्गेनिक साइकोसिस का मतलब है कि अगर ब्रेन में किसी प्रकार का, ब्रेन के फंक्शन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाने के कारण अगर पेशेंट में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन के सिम्टम्स आते हैं, तो उसे हम, उस कंडीशन को हम ऑर्गेनिक साइकोसिस कहेंगे। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस की कंडीशन में भी हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। मेनिया का अगर कोई पेशेंट है और वो ड्रग से रेस्पॉन्ड नहीं करता, मेडिसिन से कोई रिकवरी देखी नहीं जा रही है, तो उस केस में भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। सीवियर केटाटोनिया में मैंने आपको बता दिया सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस है, तो सीवियर केटाटोनिया में देते हैं। सीवियर साइकोसिस की कंडीशन है उसमें देते हैं, क्योंकि साइकोटिक सिम्टम्स को अगर अपने को कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल अपन करते हैं। पुअर ड्रग कॉम्प्लियंस इन मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन से अगर कोई जूझ रहा है और ड्रग्स का कोई रिजल्ट, मेडिसिन का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, ईसीटी देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये तो हो गया हम कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम नहीं दे सकते, जैसे कि साफ साफ मना, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन कौन सी कंडीशन में है, एमआई की कंडीशन में, और खासकर वो लास्ट 6 वीक की बात हो कि 6 वीक के अंदर अगर किसी को एमआई का अटैक पड़ा है, उस पेशेंट को कभी भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देंगे। उसको उस पेशेंट को नहीं देंगे जिसका कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसका कि आईसीपी बढ़ा हुआ है, उसको भी अपन नहीं देते हैं। बच्चों को अपन नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर 18 साल से कम एज किसी की है, कोई पेशेंट की है, उसको भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट वाले में। और इसके अलावा अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की है, किडनी की है, उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किसी को ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑस्टियोमाइलेशिया हो गया है। ऑस्टियोमाइलेशिया का मतलब है कि बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि बोन है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके तो पहले 3 महीनों में अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देते हैं। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी पेशेंट को है, उसको भी नहीं देंगे। सेरेब्रल हेमरेज की हिस्ट्री है, कंडीशन है, उसमें भी अपन नहीं देते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में नहीं देंगे। रेटिनल डीअटैचमेंट की कंडीशन में भी अपन नहीं देते हैं। सेरेब्रल एनुरिज्म की कंडीशन में भी अपन इसको नहीं देंगे, कि अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, इसको नहीं देंगे। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज बीपी की कंडीशन है, या किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया है, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उसको भी अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में क्या क्या करना है। प्रिपरेशन में रिलेटिव्स को ये कहना है, रिलेटिव को बोलना है कि भाई आपको पेशेंट को कंपनी देनी है, आपको पेशेंट के साथ ही रहना है। ठीक है, पेशेंट का एनपीओ 5 घंटे तक, रिलेटिव को बोलना है कि पेशेंट रात को 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाए, जो 5 से 8 घंटे का जो एनपीओ है वो मेंटेन करके रखे। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से ले लेना है, अगर नहीं लिया है तो। डेंचर, अगर कोई आर्टिफिशियल डेंचर का यूज़ कर रहा है, उसको रिमूव करना है। और फिटनेस, एनेस्थीसिया फिटनेस है या नहीं है, उसको कंफर्म करना है। ठीक है, एनेस्थीसिया की फिटनेस को अपन कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा पेशेंट को अपन कहेंगे कि एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले अपना ब्लैडर है जो खाली कर दे, ताकि क्या है, उसको एम्बेरस फील नहीं करना पड़े, उसको ड्यूरिंग प्रोसीजर वो वहाँ पे स्पॉइलिंग ना कर दे, वहाँ पे यूरिन पास ना कर दे, इसलिए उसको जो ब्लैडर है वो प्रोसीजर से पहले ही उसको कहा जाता है कि वो वॉशरूम जाके आ जाए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ईसीटी टीम। ईसीटी टीम में साइकेट्रिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, नर्सेस एंड एडेड हेल्पर्स, ये लोग मिलके एक टीम बनाते हैं, जो कि ईसीटी को देते टाइम ये सारे लोग मौजूद रहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक स्वीट के अंदर होता है, स्वीट के अंदर होता है, और स्वीट के अंदर 3 रूम होते हैं। उस रूम को कहते हैं प्री ईसीटी, ईसीटी और रिकवरी रूम। 3 कमरे होते हैं जिसे प्री ईसीटी, ईसीटी और रिकवरी रूम कहते हैं। प्री ईसीटी में क्या करते हैं कि पेशेंट को बिठा, ईसीटी से पहले पेशेंट को बिठा दिया जाता है, पेशेंट वहाँ जाके वेट करता है, इसे हम वेटिंग रूम भी कह सकते हैं, कि वहाँ जाके पेशेंट अपनी बारी का इंतजार करेगा। ठीक है, ईसीटी रूम में सारे ईसीटी से रिलेटेड इक्विपमेंट मौजूद रहते हैं, मशीनें, एसेसरीज मौजूद रहती है। जहाँ उसे ईसीटी देना है वो रूम ईसीटी रूम कहलाएगा। और तीसरा रूम होता है रिकवरी रूम। ईसीटी देने के बाद में पेशेंट को जिस रूम में लाया जाता है उसे रिकवरी रूम कहा जाता है। इसके बाद में नर्सेस का रोल क्या है ना। प्री ट्रीटमेंट क्या रोल है, प्री ट्रीटमेंट डिटेल मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन देना, पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करना। इसके अलावा पेशेंट ने जो एनपीओ मेंटेन किया है या नहीं किया है, इसकी सीओटी ले लेना। इसके अलावा
जो भी नाइट डोज ऑफ ड्रग है, ओरल मेडिकेशन है, उसको विदहोल्ड करने का बोल दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई ज्वेलरी है, प्रोस्थेसिस है, डेंचर है, उसको निकाल दे। कॉन्टेक्ट लेंसेस है या टाइट क्लोथिंग है, ये उसको नहीं पहनना है। ठीक है, उसको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एम्प्टी द ब्लैडर एंड बोवल, ताकि स्पॉइलिंग ना हो, एम्बेरसमेंट का सामना नहीं करना पड़े। इंट्रा प्रोसीजर केयर में, इंट्रा प्रोसीजर केयर की अपन बात करें तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट को इंजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है 0.6 mg इंट्रामस्कुलर, 0.6 mg इंट्रामस्कुलर एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। जनरली 30 मिनट पहले दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी के 30 मिनट पहले एट्रोपिन सल्फेट दिया जाएगा। इसके बाद में जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन में ईसीटी टेबल पे लेटा दिया जाता है। इसके बाद में जो इंजेक्शन थियोपेंटोन है, इंजेक्शन थियोपेंटोन को लगाया जाता है 0.25 ग्राम्स, 0.25 ग्राम थियोपेंटोन इंजेक्शन दिया जाएगा। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया है। थियोपेंटिन है जो शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया है, तो ये एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है। इसके अलावा सक्सिनिल कोलिन लगा दिया जाता है। सक्सिनिल कोलिन का क्या काम है? सक्सिनिल कोलिन है जो एक मसल रिलैक्सेंट है और इसकी जो डोज है 30 से 50 mg इंट्रावेनसली इसको इंजेक्ट किया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट है वो क्या है? वो क्या करता है? सेक्रेशंस को क्या करेगा? कम कर देगा। सेक्रेशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट है जो एस्पिरेट ना करे। अगर एस्पिरेट करेगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एस्पिरेशन से बचाने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। पेशेंट को दर्द ना हो उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि जो सीजर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इतने वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है कि जो मेजर बोन है उनको भी फ्रैक्चर कर देते हैं। इसलिए क्या करते हैं अपन कि एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, थियोपेंटोन का। ठीक है ना। सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट देते हैं ताकि क्या है, आदमी की मसल है जो रिलैक्स रहे। ठीक है। इसके अलावा माउथ गेग का इस्तेमाल किया जाता है। माउथ गेग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि क्या है, टंग बाइट ना हो। पेशेंट है जो अपनी जीभ को नहीं काट ले या अपने होठों को नहीं काट ले, है ना। टू प्रिवेंट टंग बाइट एंड लिप्स एब्रेशन के लिए अपन क्या करते हैं, माउथ गेग का इस्तेमाल करते हैं। अपन ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट के जो एयरवेज है वो पेटेंट है ना, एयरवेज है वो खुले हुए है, पेटेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट शुड बी क्लीन्ड विथ सलाइन। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को अपन सलाइन से क्लीन करते हैं, या तो सलाइन से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सलाइन नहीं है तो अपन 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, कंडक्टिंग जेल ले सकते हैं। ठीक है। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट हम दे रहे हैं उसके कंडक्शन को बढ़ाना, उसके कंडक्शन को बढ़ा देना इनका काम है। इसलिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट के टाइम में जो इलेक्ट्रोड है उनको क्लीन किया जाता है स्लाइन या बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन या फिर कंडक्टिंग जेल के द्वारा। इसके अलावा मॉनिटर का वोल्टेज मेंटेन रखा जाता है, इंटेंसिटी मेंटेन रखी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो ड्यूरेशन है उसको मॉनिटर किया जाता है, सीजर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। और ड्यूरिंग प्रोसीजर 100% पेशेंट ऑक्सीजन पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब कभी भी सीजर प्रोड्यूस होते हैं, ग्रैंड मेल सीजर प्रोड्यूस होते हैं, तो आदमी कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। और अनकॉन्शियस हो जाता है तो अनकॉन्शियस से लेके कॉन्शियसनेस की जो जो टाइम पीरियड है उसमें अपने को एपनिया देखने को मिलता है। तो कहीं वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ना हो जाए, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो जाए उसको, इसलिए अपन उसको 100% ऑक्सीजन पे रखते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड द फाइंडिंग मेडिकेशन इन पेशेंट चार्ट। पेशेंट चार्ट में अपन सारी जो फाइंडिंग्स है या मेडिकेशन है अपन उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये तो हो गया इंटर प्रोसीजर केयर। पोस्ट प्रोसीजर केयर,
अब ईसीटी तो हो गई, उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में अपन वाइटल साइन चेक करते हैं और ऑक्सीजन को देखते हैं। अपन क्या देखते हैं कि पेशेंट ने स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है या नहीं किया, नहीं किया तो तब तक हम ऑक्सीजन लगा के रखते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन का टू प्रिवेंट इंजरी, सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हैं क्योंकि पेशेंट है जो ईसीटी के बाद में ड्राउजी होता है, डिसओरिएंट होता है, वीकनेस फील करता है ना, इसलिए अपन उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसके अलावा टर्न द पेशेंट टू वन साइड टू ड्रेन द सेक्रीशन। हमने एट्रोपिन सल्फेट दे तो दिया सेक्रीशंस को कम करने के लिए, लेकिन इसके बाद में भी सेक्रीशंस तो आएंगे ही, है ना। तो हम इससे बचने के लिए कि पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले उन सेक्रीशंस को, इसलिए पेशेंट को एक साइड कर दिया जाता है ताकि सेक्रीशन को एस्पिरेट ना करे और पेशेंट की डेथ ना हो। ठीक है, पेशेंट को रीओरिएंट किया जाता है, रीएश्योर किया जाता है कि पेशेंट का ओरिएंटेशन किया जाता है और रीएश्योरेंस किया जाता है, रीएश्योर कर देंगे। इसके बाद में पेशेंट को अपन फ्लूइड ऑफर करेंगे। जब पेशेंट ओरिएंट हो जाएगा उसके बाद में अपन पेशेंट को फ्लूइड ऑफर करते हैं, जितना क्लाइंट पी सकता है। अगर उसको खाने की इच्छा है तो हम उसे खाना खाने देंगे। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए हम उसे अलाउ कर देंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी करना चाहता है तो हम उसे एनकरेज करेंगे पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए, और कोई डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स पेशेंट से रिलेटेड है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक तो हो गई पोस्ट प्रोसीजरल केयर की बात। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ईसीटी देते ही पेशेंट में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेडेक है, बॉडी एक है, पेन होता है जब वो आदमी कुछ भी खाता है चबाता है, आदमी ड्राउजी फील करता है, आदमी के होठों पे एब्रेशन हो जाते हैं, होठों से खून आने लग जाता है, होठ फट जाते हैं, कट जाते हैं, है ना, डिसलोकेशन हो जाता है टेम्पोमैंडिबुलर शोल्डर जॉइंट का, है ना, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रे है, नेक ऑफ फीमर है, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है, मतलब इतनी मजबूत बोने हैं इनका फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाएगी या फीमर हो गई या फिर ह्यूमरस हो गई, जॉइंट्स में डिसलोकेशन देखने को मिलता है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के सीजर प्रोड्यूस होते हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एमनीसिया जनरली देखा गया है, आदमी की मेमोरी है जो थोड़ी लॉस हो जाती है ना, फॉरगेटफुलनेस अपने को देखा गया है। एमनीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। कंफ्यूजन साइकोसिस, कंफ्यूजनल साइकोसिस, पेशेंट कंफ्यूजन की कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूजनल साइकोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही था। आप बने रहिए नर्सिंग एरिना के साथ में। हम साइकेट्रिक और साइकोलॉजी को पूरी तरह से कवर करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप के द्वारा भी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, आईफोन है, तो भी आप आईओएस से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पे। थैंक यू।